भाग 3। वो रोशनी का आदी हो गया। अब वो रोशनी में बिना किसी परेशानी के सो जाता था। आज की रात एक बार फिर उस पर भारी थी। वो करवटें बदल रहा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बच्ची के बिलख बिलख कर रोने की आवाज कभी दूर से आती और कभी यूं महसूस होता जैसे वो बच्ची उसके तकिए के साथ ही लेटी हो। रोशन राय को सिर उठाकर तकिए के किनारे पर देखना पड़ता। कभी उसे औरत की दा भरी फरियाद सुनाई देती। उसे यूं महसूस होता जैसे श्राप देती वह औरत उसके बैई के सामने खड़े हो। वह आंखें खोलने पर मजबूर हो जाता, लेकिन सामने कुछ न होता। रोशन राय के लिए एक और बड़ी मुसीबत भी तो थी, उसका अपना बेटा समीर राय। उसके ख्यालों में अपने बेटे समीर का चेहरा उभारा, गुस्से में लाल भभूका, आंखों से आग बरसती हुई। वो रोषपूर्ण आवाज के साथ पूछता, बाबा, यह आपने क्या किया? मुझे ये किस जुर्म की सजा दी आपने? यूं रोशन राय की यह बात आंखों में कटी। ऐसा होना भी चाहिए था, जो दूसरों को दुख देते हैं, जो दूसरों की जिंदगी जहन्नुम बनाते हैं, वे भला किस तरह सुकून की नींद सो सकते हैं? सुबह नमाज के वक्त उसकी आंख मुश्किल से ही खुली। अभी वो कुछ ही देर सो पाया होगा कि अचानक उसे एहसास हुआ जैसे वो किसी गहरे अंधेरे में है, कब्र में लिया हुआ है। इतना घोर अंधेरा था कि आंखें खोलते हुए भी खौफ महसूस हो रहा था। उस याद आया कि वह तो कमरे की लाइट जलाकर सोया था। ये करे कि लाइट कैसे बुझ गई? कमरे में कोई दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो दरवाजे बंद करके सोया था। हवाल सैयद हुए तो उसे ख्याल आया कि कहीं लाइट न चली गई हो। हाँ, लाइट जा सकती थी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ना था? हवेली में शक्तिशाली जनरेटर भी तो था, जो लाइट जाते ही चालू हो जाता था। उसने गौर से सुना, जनरेटर चलने की आवाज नहीं आ रही थी। इसका मतलब था लाइट गई नहीं थी। फिर कमरे में यह अंधेरा क्यों है? वो अंधेरे में टटोलते हुए स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। फिर ख्याल आया कि पर्दा हटाकर क्यों न देख ले। हवेली की राहदारी में पूरी रात रोशनी रहती थी। उसने अभी पर्दा सरकाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कमरे में एकदम उजाला फैल गया। कमरा प्रकाशमान होते ही उसने एक जोरदार फुंकार की आवाज सुनी और उसने एक सांप को पर्दे के पीछे जाते देखा। उसने पर्दा छोड़कर तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाल लिया और तेजी से पर्दा समेटा, लेकिन उसे सांप कहीं नजर नहीं आया। उसने पूरा पर्दा अच्छी तरह देख लिया। सांप पर्दे के पीछे गया था, ये बात यकीन थी। अब सांप परेद के पीछे नहीं था, यह बात भी निश्चित थी। इतनी देर में वह कहां गायब हो गया, यह कोई नहीं बता सकता था। रोशन राय ने सतर्कतावश रात के पहरेदारों को बुलाकर कमरे का अच्छी तरह जायजा ले लिया, लेकिन सांप नहीं दिखा। सुबह हो चुकी थी, लेकिन आंखों में नींद भरी हुई थी। उसने नौकरों को हिदायत दी कि उसके दरवाजे पर तब तक दस्तक न दी जाए जब तक वह खुद दरवाजा न खोल दे। वह सो गया। नफीसा बेगम सुबह ही उठ जाने की आदी थी। वो सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। इस बीच उसने कई बार अपनी खास नौकरानी लोकसरी से रोशन राय के बारे में मालूम किया। वो हर बार यही खबर लाई कि मालिक अभी नहीं उठे। जब नाश्ते का भी वक्त गुजर गया और दोपहर के खाने का वक्त सिर पर आ पहुंचा तो नफीसा बेगम ने एक बार फिर लोकसरी को रोशन राय के बारे में मालूम करने के लिए भेजा। वो फिर वही खबर लाए, बीवी, मालिक अभी नहीं उठे। वो कहकर सोए हैं कि जब तक वो खुद दरवाजा न खोले, दस्तक न दी जाए, आए। नफीसा सोच में पड़ गई। वैसे तो यह कोई नई बात नहीं थी। रोशन राय प्रायः देर तक सोता रहता था, लेकिन 12, साढ़े 12 बजे तक जरूर उठ जाता था। अब तो 2 बज रहे थे। इतनी देर तक वह कभी नहीं सोया था। नफीसा बेगम चिंतित थी। वो चिंतित जरूर थी, लेकिन उसमें इतनी साहस नहीं था कि वह किसी नौकर चाकर से उसके दरवाजे पर दस्तक दिवा दे। वह अपनी परेशानी दूर करने के लिए लोंगेश्वरी से इधर उधर की बातें करने लगी। अभी वे बातें कर ही रही थी कि एक नौकरानी भागती हुई कमरे में आई। नफीसा बेगम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। नौकरानी के चेहरे पर खुशी थी। वह कोई खुशखबरी लाई थी। नफीसा बेगम ने सुकून का सांस लिया। पूछा, क्या हुआ मालकिन, छोटे मालिक आ गए हैं? अच्छा। नफीसा के चेहरे पर भी जैसे फूलों की बारिश होने लगी। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। लोकसरी ने फौरन उसे जूतियां पहनाए। तभी जाने क्या सोचकर नफीसा बेगम की खुशी हवा हो गई। वह एकाएक ही उदास और संजीदा नजर आने लगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। अभी ये दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि उसे अपने बेटे समीर की आवाज सुनाई दी। मेरी माँ, तुम कहाँ हो? आवाज दी।
मैं यहाँ हूँ बेटे, मेरे समीर, उसने ठिठकते हुए। समीर कमरे में दाखिल होते ही बेअख्तियार अपनी माँ से लिपट गया। कैसी हो तुम, माँ? नफीसा बेगम कुछ ना बोली। उसने बोलने की कोशिश की तो उसका गला रूंध गया, बदन में कपकपी सी उठी। अपनी माँ को कांपते देखकर समीर राय ने उसे स्वयं से जुदा किया और जरा पीछे होकर अपनी माँ का चेहरा देखा। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जज्बात बेकाबू होते जा रहे हो। माँ, क्या हुआ, खैरियत तो है? समीर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, सब खैरियत ही है। उन्होंने समीर को अपने करीब कर लिया। वो उससे अपनी आंखें चुराना चाहती थी। उनकी आंखें भर आई थी। माँ, बाबा तो ठीक है? समीर ने घबराकर पूछा था। हाँ बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या गड़बड़ है माँ? कुछ हुआ जरूर है। क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं हुआ। समीर, बैठो, तुम एक लंबा सफर करके आए हो। नफीसा बेगम ने उसे अपने बैग पर ही प्यार से बैठा लिया और फिर उसके करीब बैठते हुए पूछा, तुझे भूख लगी होगी, खाना लगवाऊं? हाँ माँ, भूख तो लगी है, लेकिन पहले जरा फ्रेश होकर नहा धो लो, फिर खाऊंगा खाना। लोग सरी, नफीसा ने नौकरानी से कहा, जा साहब के कपड़े निकाल और जरा बाथरूम में देख लेना, देख जरा भी गंदा ना हो। बीवी, आप फिक्र न करें, मैं देख लेती हूँ, कहते हुए लोकसरी कमरे से निकल गई। हाँ माँ, ये तो बताएं, नमीरा का क्या हाल है? समीर ने अपनी बीवी के बारे में पूछा। मैं उधर नहीं गया, सीधा आपके पास ही आया हूँ। पहले माँ, फिर बीवी। ये सुनते ही नफीसा बेगम के मुंह से एकद सिसकारी निकल गई। लाख जब्त किया, लेकिन अख्तियार ही सिसक उठी थी वह। समीर चौंका। माँ, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो, बोलिए ना। नमीरा ठीक तो है? नहीं समरा, वो ठीक नहीं है। वो एक बच्ची को जन्म देकर चल बसी। नफीसा बेगम ने दिल पर पत्थर रखकर खबर सुनाई। क्या मेरी नमीरा चल बसी? समीर तड़प उठा। उसके चेहरे पर जर्दी फैल गई। और मेरी बच्ची? वो भी न रही। नफीसा बेगम ने एक गहरी, उसे क्या हुआ? समीर ने तड़प कर पूछा। सांस ली। नमीर की मौत के बाद वो घंटा भर भी जिंदा न रही, वो भी चल बसी। माँ, यह इतनी बड़ी बात हो गई, ये सब हो गया और आपने मुझे इत्तला भी नहीं दी? समीर ने भर्राए स्वर में पूछा था। बेटा, मैंने चाहा था कि तुम्हें इत्तला दे दो, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे रोक दिया, नफीसा ने बताया। क्यों? समीर की आंखें फैल गई। मैं नहीं जानती, शायद इसी में तुम्हारी कोई बेहतरी होगी। बेटे, तुम गम न करो, सब्र से काम लो। तू मेरा बहादुर बेटा है। सह उसे तो सब्र का पाठ पढ़ा रही थी, लेकिन खुद उसका यह हाल था कि आंखों से मोटे मोटे आंसू बह निकले थे। माँ, मेरी बीवी मर गई, मेरी बच्ची मर गई और आप कहती हैं कि सब पर मैं कैसे सब्र करूं? समीर तड़प गया। नफीसा बेगम ने खुद को संभाला, बोली, अरे छोड़, बेटी ही तो थी, बेटी का क्या गम, चल बसी तो अच्छा हुआ। तुझे तो अपनी जागीर के लिए बारिश चाहिए, और रही नमीरा की बात तो वह कौन सी हमारे खानदान से थी? खानदान में कई लड़कियां तेरे नाम की बैठी हैं, जिस पर उंगली रखेगा उसी ले आऊंगी। माँ, यह आप कह रही हैं? समीर ने अविश्वास व हैरत से माँ को देखते हुए कहा, आप पर कब से बाबा का साया पड़ गया है? देख बेटा, नफीसा बेगम अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि लोकसरी कमरे में दाखिल हुई। बीवी, मालिक इधर आ रहे हैं, ये सूचना दे लोकसरी उल्टे कदमों वापस चली गई। ओह, हमारा बेटा आया है। लोकसरी के निकलते ही रोशन राय कमरे में दाखिल हुआ। उसने आगे बढ़कर समीर को गले से लगाया। समीर खामोशी से उनके गल लग गया। रोशन राय ने उसके दोनों, मेरा बहादुर बेटा। समीर ने खाली निगाहों से अपने बाप की तरफ देखा और बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया। रोशन उसे हक्का बक्का देखता रह गया। क्या होगा आगे, क्या करेगा रोशन, क्या आप जानते हैं? आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।